चंदनपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम सुनील था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ भी उसके साथ रहती थी। सुनील जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाता और उसे बाजार में बेचा करता। यही काम पहले उसके पिता किया करते थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सुनील भी यही काम करने लगा। लकड़ियाँ बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे आते उसी से वो अपने घर का खर्च चलाता। सुनील की माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उसकी माँ चाहती थी उसके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। यही सोचकर एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा, तू जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, और मेरे बाद तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? माँ, आपको तो पता है कितनी मुश्किल से मैं दोनों के लिए भोजन का इंतजाम कर पाता हूँ। ऐसे में शादी हो गई तो मैं उसका पेट कैसे भरूंगा? अरे, सब हो जाएगा, बस तू शादी के लिए तैयार हो जा। सुनील भी अपनी माँ के समझाने पे शादी के लिए राजी हो गया, लेकिन पैसे की तंगी और गरीबी देखकर कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। बहुत मुश्किल से सीतनगर के रहने वाले राम नरेश अपनी बेटी कंचन की शादी के लिए राजी हुए। कंचन की माँ नहीं थी, इसलिए बचपन से उसके पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उसे कभी खाने पीने पे रोक नहीं लगाया। इसकी वजह से वो बहुत मोटी हो गई थी। मोटी होने के कारण कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में जब सुनील का रिश्ता आया तो उसके पिता मना नहीं कर पाए और कंचन की शादी सुनील से करवा दी। सुनील या उसके किसी घर वालों को ये बात पता नहीं थी कि कंचन के शरीर का जो वजन है उसकी खुराक भी उतनी ही है। शादी के अगले दिन ही सुनील के घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। जैसे ही सुनील की माँ खाना लेकर कंचन के पास गई, कंचन झट से प्लेट ले लेती है और खाने पर टूट पड़ती है। माँ जी, थोड़ी पूरी और देना, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी देती हूँ बहू। माँ जी, थोड़ी सब्जी और खीर भी ले आइएगा। धीरे धीरे कंचन आधे से ज्यादा खाना अकेले खा गई। ये सब देखकर उसकी सास सिर पकड़कर बैठ गई। ए भगवान, ये कैसी बहू आई है, इसकी तो भूख ही शांत नहीं हो रही। माँ जी, बस थोड़ा और खाना दे दीजिए, इसके बाद भूख शांत हो जाएगी। क्या तुझे अभी भी भूख लगी है? इतना बोलकर वो अपने बेटे सुनील को वहाँ बुलाती है। अरे, कैसी बहू लेकर आया है? ये घर बसाने आई है या घर उजाड़ने? आधे से ज्यादा खाना खत्म हो गया, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई। इसे परोसते परोसते मेरे पैर थक गए हैं। अपनी पत्नी को अब तुम ही खिलाओ। इतना बोलकर उसकी सास सावित्री वहाँ से चली गई। सुनील गुस्से में बचा हुआ सारा खाना कंचन को लाकर देता है। पूरा खाना खाने के बाद कंचन की भूख शांत हुई। ओह, अब पेट भर गया। अब आप और माँ जी भी खा लीजिए। तुमने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है? तभी सुनील की माँ वहाँ आ जाती है। अरे, हमें तो सूंघने के लिए भी खाना नहीं मिला। पूरा का पूरा खाना तो खुद निगल गई। पता नहीं कितने दिनों की भूखी प्यासी थी। अब दोनों माँ बेटे उस दिन भूखे रह जाते हैं। कंचन के आने से सुनील और उसकी माँ को अब और ज्यादा तकलीफ होने लगी। हमेशा कंचन खाना बनाकर पूरा खाना खुद खा जाती। जब सुनील और उसकी माँ खाने जाते तो कभी पूरा खाना खत्म होता या फिर कभी थोड़ा बहुत खाना खाने को मिल जाता। अब तो सुनील जो राशन लाता वो भी जल्दी खत्म हो जाता। इसलिए सुनील एक दिन अपनी पत्नी कंचन को समझाने लगा। देखो कंचन, इतना खाना नहीं खाना चाहिए। अपना शरीर तो देखो कितना फूल गया है। भगवान न करे कोई बीमारी हो गई तो मेरे पास इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। देखो जी, मैं तो खुद कम खाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कम खाने से मेरा पेट ही नहीं भरता। काफी समझाने के बाद भी कंचन पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर उसकी सास बहुत दुखी रहने लगी। ना जाने बहू के रूप में ये कैसी मुसीबत आ गई। पहले बेटे की शादी नहीं हुई थी तब मैं दुखी थी, अब शादी हो गई फिर भी दुखी हूँ। किसी तरह दोनों माँ बेटे कंचन की ज्यादा खाने वाली आदत को सबसे छुपा कर रखने लगे, जिससे उसके घर की बदनामी ना हो। एक दिन गांव की कुछ औरतें उसकी बहू कंचन से मिलने आने वाली थी, इसलिए सुनील जब लकड़ियां बेचने बाजार जा रहा था तभी उसकी माँ कंचन को भी अपने साथ बाजार ले जाने के लिए बोली। बहू, आज तुम भी सुनील के साथ बाजार चली जाओ, उसे थोड़ी मदद मिल जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। शाम को गांव की कुछ औरतें तुमसे मिलने आने वाली हैं। तुम दोनों को तैयार होकर यहाँ रहना भी तो है, इसलिए जल्दी घर आ जाना। सास की बात मानकर कंचन अपने पति के साथ बाजार चली गई। उसकी सास मेहमानों के लिए कुछ पकवान बनाकर अपने कमरे में छुपा देती है। कुछ समय बाद सारी लकड़ियां बेचकर दोनों पति पत्नी घर आते हैं। घर आते ही कंचन बोली, माँ जी, आज तो बहुत काम करके आई हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। बहू, आज खाने पर ध्यान मत दो, मेहमान आने ही वाले हैं। जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के जाने के बाद ही तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। तो मेहमान क्या खाएंगे माँ जी?
उसकी चिंता तुम मत करो, बस जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सब आती ही होगी। इतना सुनने के बाद कंचन भी तैयार होने चली गई। कमरे में जाते ही कंचन को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? माँ जी ने तो कहा था घर में खाना नहीं है, फिर भी खुशबू कैसी? मैं भी पागल हूँ, लगता है भूख की वजह से खाने की याद आ रही है। बस मेहमान के जाने तक मेरा भूख कंट्रोल हो जाए। यही सोचकर वो तैयार हो गई और मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में सभी मेहमान आ गए। आते ही सबसे पहले कंचन के मोटे शरीर को देखकर मजाक बनाने लगे। सावित्री, तुम्हारी बहू तो कुछ ज्यादा ही तंदुरुस्त लग रही है। लगता है बहुत खाए पिए घर की है। इसके शरीर पे मत जाओ, मेरी बहू बहुत सुशील और आज्ञाकारी है, खाना भी बहुत कम खाती है। पता नहीं शरीर कैसे इतना फैल गया। इतना सुनकर सभी औरतें चुप हो गई। अब जो पकवान उसकी सास ने छुपा कर रखे थे सभी को लाकर परोसने लगी। इतने अच्छे अच्छे पकवान घर में रखे थे? मतलब जो खुशबू आ रही थी माँ जी के कमरे से आ रही थी। अच्छा, अब समझ आया। माँ जी ने मुझसे छुपाकर सारे पकवान रखे थे, लेकिन ये पकवान देखकर तो मेरी भूख और तेज हो गई। लेकिन मेहमान के सामने तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तभी सावित्री की एक सहेली उसकी बहू को अपने साथ खाने के लिए बोलती है। ये सुनकर कंचन की सास डर जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर ये खाने लग गई तो बाकी सब यहाँ भूखे रह जाएंगे। यही सोचकर उसकी सास बोली, नहीं नहीं, कंचन तो अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाई है, इसलिए उसे भूख नहीं है। लेकिन इतने अच्छे अच्छे पकवान देखकर कंचन अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी सास से बोली, माँ जी, अब सारे मेहमान इतने प्यार से खाने को पूछ रही है तो थोड़ा खा ही लेती हूँ। इतना बोलकर कंचन खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सारे पकवान कंचन खुद खा जाती है। सभी औरतें कंचन को आश्चर्य से देखती रह जाती है। ये सब देखकर कंचन की सास अपना सिर पकड़ लेती है। ओह, पेट भर गया। तभी सारी औरतें मजाक उड़ाते हुए बोली, पेट तो भरना ही था, सारा खाना तुम अकेले जो चट कर गई। क्यों सावित्री, तुम तो बोल रही थी तुम्हारी बहू का पेट भरा हुआ है। अच्छा हुआ भरा हुआ था, वरना अगर खाली होता तो हमें भी खा जाती। इतना बोलकर सभी औरतें हंसने लगती है। अब सभी मेहमान बिना खाए वहाँ से चले गए। ये सब देखकर कंचन की सास और पति दोनों को बहुत बुरा लगा। कंचन की सास ने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। इतना डांट सुनने के बाद कंचन अपना खाना थोड़ा कम कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी वही हालत हो गई। किसी की बातों का कंचन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सावित्री के पड़ोस में किसी की शादी होने वाली थी, जहाँ सावित्री और बाकी पूरा परिवार पहुँचता है। सावित्री की कुछ सहेलियाँ भी वहाँ पहुँचती है, जिसे उसने खाने पे बुलाया था। उसकी बहू कंचन को देखकर एक सहेली बोली, यहाँ भी किसी को खाने देने का इरादा नहीं है क्या? अरे सावित्री की बहू आई है, ज्यादा खाना तो बनाया था ना। अब तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं कितनों को खाना मिलेगा पर कितने भूखे जाएंगे। इतना बोलकर सभी वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर कंचन की सास को बहुत बुरा लगा। देख लिया, तुम्हारी पत्नी के कारण अब तो किसी की शादी में भी जाना मुश्किल हो गया है। पहले तो बात घर की थी, लेकिन अब तो जिसे देखो हमारे घर का मजाक बना रहा है। मेरी बात तो सुनने से रही, अब तो ही समझा जरा कंट्रोल में खाए। सुनील के बहुत समझाने पे कंचन मान तो गई, लेकिन जैसे ही स्वादिष्ट खाना मिला वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सब कुछ भूलकर फिर से खाने में लग गई। अब उसके खाने की वजह से बाकी लोगों को खाना कम पड़ने लगा। यह देखकर भोज का मालिक सावित्री के पास गया और बोला, बहन जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपनी बहू को यहाँ से ले जाओ। अगर ये थोड़ी देर और रह गई तो मेरे मेहमान भूखे पेट चले जाएंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी। गलती हो गई जो तुम्हारे घर को निमंत्रण दे दिया। ये सब सुनकर सावित्री को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अपने बेटे और बहू के साथ वहाँ से चली गई। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। अब ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई गांव वाले सावित्री के परिवार को खाने के लिए पूछता। इतना सब कुछ होने के बाद भी कंचन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज्यादा खाने की आदत को कैसे खत्म करे। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन कंचन घर का काम कर रही थी। काम करते करते अचानक वो गिर गई। भारी भरकम शरीर होने की वजह से उसे काफी चोट आई। जब डॉक्टर से उसका इलाज कराया तब पता चला उसकी कमर टूट गई है। इलाज करने के बाद डॉक्टर बोली, भारी शरीर होने के कारण इसकी ये हालत हुई है। अगर ऐसे ही इसका शरीर बढ़ता रहा तो बहुत जल्दी इसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए इसके खाने पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर कंचन डर जाती है। अब कंचन भी धीरे धीरे अपना खाना कम करने की कोशिश करने लगी।
जिससे उसके शरीर का भी वजन कम हो गया और अब वो पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। धीरे धीरे रिश्तेदार और आसपास के लोग अब सावित्री के परिवार को खाने पे दोबारा पूछने लगे। कंचन भी अब घर के साथ सुनील की भी मदद करने लगी। दोनों साथ साथ लकड़ी बेचने बाजार जाते। उसकी मेहनत देखकर सभी घर वाले खुश थे। अपनी बहू के इस बदलाव से उसकी सास सावित्री भी बहुत खुश थी। सुरभि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता रत्नेश बहुत पैसे वाले थे। वो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, इसलिए घर में रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं हुई। बचपन से ही सुरभि की फरमाइशें बोलने से पहले पूरी हो जाती थी। सुरभि की फरमाइशें कब जिद में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। सुरभि जैसे जैसे बड़ी होने लगी वो बहुत घमंडी और जिद्दी हो गई। उसे अपने पिता के पैसों का घमंड होने लगा। जहाँ भी वो गरीब और बेसहाय इंसान को देखती तब उसकी मदद न करके उल्टा उनका मजाक उड़ाती थी। उसके माता पिता सुरभि के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। कई बार उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरभि कभी किसी की बात नहीं सुनती। एक दिन सुरभि अपने पापा की नई चमचमाती हुई कार से कॉलेज जा रही थी। तभी सामने से एक मजदूर सीमेंट की बोरी ठेले पे रखकर आ रहा था। तभी उसका ठेला सुरभि की गाड़ी से टकरा गया, जिससे उसकी गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया। यह देख सुरभि गुस्से में उस गरीब को भला बुरा कहने लगी। मेरी गाड़ी में अपने सरे हुए ठेले से टक्कर मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती से हो गया मैडम, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दो? मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तुमने तो ऐसी गाड़ी सपने में भी नहीं देखी होगी, इसलिए जानबूझकर तुमने मेरी गाड़ी खराब करने के लिए ऐसा किया। अब पैसे निकालो और यहाँ से चलते बनो। मैडम मैं गरीब हूँ, आपको पैसे कहाँ से दूँ? ये पहले सोचना चाहिए था। इसी तरह दोनों की बहस शुरू हो गई। यह देखकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। पहले तो सुरभि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन लोगों के समझाने पर किसी तरह सुरभि मान गई और उस गरीब ठेले वाले को जाने देती है। इसी तरह सुरभि आए दिन किसी न किसी गरीब बेसहाय लोगों पर अपने पैसों का धौंस जमाने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन सुरभि कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाती है। सुरभि और उसके दोस्त जिस जगह पिकनिक मनाने गए थे वहाँ एक छोटा सा जंगल था और थोड़ी दूरी पर ही एक छोटा सा गाँव भी था, जहाँ 2-4 फूस के घर बने थे। थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद सुरभि अपनी दोस्त दिव्या के साथ उस छोटे से गाँव में घूमने के लिए निकलती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है। याची, ये कीचड़ कहाँ से लग गया? अब इसे साफ कैसे करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देख सामने एक झोपड़ी दिख रही है, वहाँ शायद पानी मिल जाए। सुरभि और दिव्या वहाँ पहुँचती है। वहाँ एक चापाकल होता है और पास में ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सुरभि को किसी गरीब से बात करना भी पसंद नहीं था, इसलिए दिव्या उस महिला से पूछती है, आंटी हम आपका चापाकल इस्तेमाल कर सकते हैं? वो क्या है ना, हम गाँव में घूम रहे थे तभी अचानक इसके हाथ में कीचड़ लग गई, उसे ही साफ करना है। हाँ हाँ बेटी, बिल्कुल इस्तेमाल करो। दिव्या की मदद से सुरभि अपना हाथ साफ कर लेती है और वहाँ से दोनों चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरभि को पता लगा कि उसके हाथ से रिंग गायब है। मेरी रिंग कहाँ गई? अरे कैसी रिंग? मेरी डायमंड रिंग जो मैंने पहनी थी, मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, बहुत महंगा था। तूने जहाँ हाथ धोया था, चल वहाँ वापस जाकर देखते हैं, हो सकता है हाथ धोते समय वहीं गिर गया हो। दोनों वापस जाकर उस चापाकल के पास अपना रिंग ढूंढती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। उदास मन से दोनों जब वहाँ से लौट रही थी तभी सुरभि ने देखा उसकी रिंग उस औरत बगल में रखी थी जिसके चापाकल पर उसने हाथ धोया था। यह देखकर सुरभि को उस महिला पर काफी गुस्सा आता है और वो उस महिला पर चिल्लाना शुरू कर देती है। दिव्या, मेरी रिंग गुम नहीं हुई है, चोरी हुई है। अरे हीरे की अंगूठी देखी नहीं कि लालच आ गया। मैं इतनी देर से परेशान हो रही हूँ और ये मेरी रिंग चुरा कर बैठी है। चोरी करने के बाद भी ऐसे बैठी है जैसे कुछ किया ही ना हो। देख ले दिव्या, ऐसे होते हैं गरीब लोग, कीमती चीज देखी नहीं कि चुरा लिया। चुप कर, पहले सच तो जान ले, आखिर बात क्या है? दिव्या सुरभि को समझा ही रही थी, तभी एक साधु झोपड़ी से बाहर आता है और सुरभि को गुस्से में बोलता है, ए लड़की चुप कर, क्या बोले जा रही है? ये मेरी पत्नी वसुंधरा है, ये देख नहीं सकती। एक हादसे में इसकी दोनों आंखें चली गई, इसलिए इसे ना तो तुम्हारी अंगूठी का पता है और ना ही उसे ये पता है कि ये अंगूठी सोने की है या हीरे की। अगर ये देख नहीं सकती तो अंगूठी इसके पास कैसे है? ए हठी लड़की, वसुंधरा पानी लेने गई थी, जहाँ ये अंगूठी उसके पैर में लग गई, इसलिए उसने उठाकर वहाँ रख दिया था। लेकिन तुमने जो दुस्साहस किया है उसके लिए तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुमने चोर बोलकर जो एक साधु की पत्नी का अपमान किया है, उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। तुम जिस धन दौलत के घमंड में
गरीब और मजदूर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती हो, मैं ऋषि वासु तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम जिस घर में शादी करके जाओगी वो घर कितना भी समृद्धिवान और धनवान हो, तुम्हारे जाने से सब खत्म हो जाएगा। तुम जिस भी आभूषण, रुपए, पैसों को हाथ लगाओगी वो मिट्टी में बदल जाएगा। लेकिन सुरभि ऋषि की बात को अनदेखा कर देती है और दिव्या के लाख समझाने के बाद भी वो उस ऋषि से माफी नहीं मांगती। वहाँ से सभी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाकर वापस घर आ जाती है। वहाँ से आने के बाद वो इस हादसे को भूल जाती है और किसी से कोई चर्चा नहीं करती। दिव्या की बात न मानने के कारण वो भी सुरभि से अपनी दोस्ती खत्म कर लेती है। समय बीतने के साथ सुरभि की शादी उसी के शहर के एक अमीर घर में तय हो जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी आकाश खुराना के बेटे सौरभ खुराना से संपन्न हो गई। सुरभि इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद सुरभि के हाथों में जो भी रुपए, पैसे और गहने उसकी मुंह दिखाई में मिले थे वो सारे मिट्टी में बदल जाते हैं। यह देखकर सुरभि को जैसे सदमा सा लग गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो गया। अचानक इतने सालों बाद उसे ऋषि की कही सारी बातें याद आने लगी। वो बहुत घबरा गई। कमरे में कोई नहीं था, इसलिए जल्दी से सुरभि अपने हाथों से वो मिट्टी हटाकर हाथ साफ कर लेती है और बीमार होने का बहाना बनाकर लेट जाती है। सौरभ जैसे ही रूम में आता है, अरे सुरभि, तुम सो रही हो? परेशान भी लग रही हो, कोई बात है क्या? अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सौरभ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन तुम्हें देखने बाहर मेहमान आए हैं, अगर नहीं गई तो उन्हें बुरा लग जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और मैं ठीक भी रहूंगी। सुरभि उसे सारी बात समझा देती है। उसके बाद सौरभ सुरभि के साथ उसकी मुंह दिखाई में जाता है और मेहमान जो भी रुपए पैसे देते सौरभ उसे संभाल कर अपने पास रखता है। अरे सौरभ, ये सारे पैसे दुल्हन के होते हैं तो क्यों रख रहा है? अरे मामी जी, ये सब सुरभि का ही रहेगा, अभी के लिए बस संभाल कर रख रहा हूँ। सुरभि की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। वाह, हमारा सौरभ तो अभी से अपनी बीवी की चिंता करने लगा। इतना बोलकर सभी हंसने लगते हैं और सौरभ भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन सुरभि टेंशन के कारण ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही हंस पा रही थी। उसे तो इस बात की चिंता थी कि अगर कोई जिद करके रुपए, गहने या कोई भी कीमती सामान मेरे हाथ में रखा तो वो मिट्टी में बदल जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी ये मेहमान यहाँ से जाएंगे मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सुरभि बैठे बैठे यही सोच रही थी। थोड़ी देर में मुंह दिखाई का रस्म भी खत्म हो गई। सौरभ उन सारे पैसों और गहने को संभाल कर सुरभि के लॉकर में रख देता है। अगले दिन सुरभि भी उसके ससुराल में उसकी पहले रसोई थी, इसलिए सुरभि सबके लिए खाना बनाने जाती है। तभी उसकी सास रोमा वहाँ आ जाती है। अरे सुरभि, ये क्या नई बहू ऐसे रहती है क्या? अरे तुम खुराना परिवार की बहू हो, तुम्हारे पास सोने और हीरे के इतने गहने पड़े हैं, फिर भी तुम किचन में बिना कुछ पहने आ गई। अब मैं क्या बताऊं माँ जी को, सच जान गई तो मुझे घर से निकाल देगी। क्या हुआ बहू, तो चुप क्यों है? माँ जी, वो मुझे गहनों से एलर्जी है। शादी से लेकर अभी तक लगातार भारी गहनों के कारण जगह जगह खुजली हो रही है। मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है, लेकिन तुम बोल रही हो तो सही ही होगा। ऐसे ही किसी तरह झूठ बोल बोल कर सुरभि कुछ दिन तो निकाल लेती है। लेकिन एक दिन पैसों से भरा बैग रोमा अपनी बहू को संभाल कर रखने को देती है। थोड़ी देर बाद वो पैसे लेने एक आदमी रोमा के घर आता है। रोमा उससे बात करने लगती है और सुरभि को उस बैग से कुछ पैसे निकाल कर लाने को बोलती है। लेकिन सुरभि उस पैसे को छू नहीं सकती थी। सौरभ भी घर में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास को क्या बोले। माँ जी, वो पैसे आप खुद ही दे दो, मैं चाय बना देती हूँ। बहू, चाय बाद में भी बन जाएंगे, पहले तो पैसे लाकर दे, इन्हें लेट हो रहा है। सुरभि बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। जब उसे आने में थोड़ी देर होती है तब रोमा अपनी बहू के कमरे में जाकर देखती है तो सुरभि पैसे का बैग सामने रखकर बैठी थी। अरे बात क्या है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू यहाँ बैठी हो। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहते हुए रोमा कुछ पैसे निकाल लेती है। अब जैसे ही वो पैसे निकालकर गिनने लगती है तभी उसे याद आता है कि उसने चश्मा तो पहना ही नहीं। बहू, जल्दी से पैसे गिन कर दे, मैंने चश्मा नहीं पहना है। माँ जी, मैं आपका चश्मा ढूंढ कर ला देती हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी सुरभि बहू, तुझे हो क्या गया है? अब तो मुझे पैसे तेरे हाथ से ही चाहिए। रोमा जैसे ही वो पैसे अपने बहू के हाथ में रखती है वो पैसा मिट्टी में बदल जाता है। यह देखकर उसकी सास रोमा हक्का बक्का रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने कोई जादू मंत्र किया है क्या? मेरे इतने सारे पैसे मिट्टी के ढेर में कैसे बदल गए? मैं अभी सौरभ और उसके पापा को घर पर बुलाती हूँ। पहले मैं इस आदमी को पैसे देकर यहाँ से भेजती हूँ,
किसी को पता चल गया तो खामखा बदनामी हो जाएगी। अब रोमा उस आदमी को पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। थोड़ी देर बाद ही सौरभ और उसके पापा भी घर आ जाते हैं। माँ, आपने मुझे और पापा को इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है माँ? सब बताती हूँ, इधर आओ। सभी कमरे में जाते हैं जहाँ सुरभि पहले से मौजूद थी। अब मुझे बताओ सौरभ, ये काला जादू करने वाली बीबी कहाँ से लेकर आए? आज तक जो हमारा बिजनेस में नुकसान हो रहा था, हमारे पैसे दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी के कारण। आज तक ये हमसे झूठ बोलती आ रही है। ये क्या बोल रही हो माँ? साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? रोमा सारा किस्सा अपने बेटे और पति को बता देती है। ये झूठ है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तभी सुरभि बोली, ये संभव है। माँ जी बिल्कुल सच बोल रही है। माँ जी, मैं आपकी शापित बहू हूँ। इतना बोलकर सुरभि जोर जोर से रोने लगती है। अरे सुरभि, क्या हुआ? तुम प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शापित बहू हो, इसका क्या मतलब है? सुरभि सारी बात सौरभ और उसके घर वालों को बता देती है। ये तुमने क्या कर दिया सुरभि? तुम्हें ये सारी बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। मुझे डर था कि ये सब जानने के बाद तुम अपने घर में नहीं रखोगे, इसलिए पहले दिन से मैं तुमसे झूठ बोल रही थी। तुझे क्या लगता है मैं अब तुम्हें इस घर में रहने दूंगी? मैं एक शापित लड़की को अपने घर की बहू बनाकर नहीं रख सकती। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? इसमें इसकी क्या गलती? सब इसकी गलती है। अगर ये अच्छी होती तो वो साधु कभी इसे श्राप नहीं देता। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो बूढ़ा है उसे ठीक तो कर सकते हैं। तुझे ठीक करना है तो कर, लेकिन अब ये इस घर में नहीं रहेगी। जब ठीक कर लेना उसके बाद यहाँ आना। मुझे मेरे घर में अब और मुसीबत नहीं चाहिए। इतना बोलकर रोमा सुरभि को घर के बाहर निकाल देती है। सौरभ भी उसके साथ चला जाता है। वहाँ से दोनों उसी बाबा के पास जाते हैं जहाँ सुरभि पिकनिक मनाने अपने दोस्तों के साथ गई थी। वहाँ जाकर उसे पता चला कि अब वो ऋषि मुनि अपनी पत्नी के साथ पास के गुफा में ध्यान कर रहे हैं, इसलिए कोई भी उसे उस ऋषि से मिलने नहीं दिया। यह देखकर सुरभि जोर जोर से रोने लगती है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अब थोड़ी देर में मुझे उनसे मिलने दीजिए, वरना मैं रो रो कर यही अपनी जान दे दूंगी। सुरभि, प्लीज अपने आप को संभालो। सौरभ सुरभि को समझा ही रहा था, तभी सुरभि के रोने की आवाज सुनकर ऋषि मुनि जग जाते हैं और गुफा से बाहर आते हैं। उन्हें देखते ही सुरभि उनके पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माता का अपमान किया, जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है। बेटी उठो, क्या हुआ मुझे बताओ। सुरभि ने सारी बात ऋषि को बता दी, कैसे उसने उसकी पत्नी वसुंधरा का अपमान किया था। ऋषि को भी सारी बातें याद आ जाती है। सौरभ भी ऋषि मुनि से माफी मांगता है। बाबा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसकी नादानी के लिए कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। सुरभि के आंसू देखकर उस ऋषि को भी उस पर दया आ जाती है। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद ऋषि बोलते हैं, चुप हो जाओ बेटी, अब तुम इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो। उसके बाद सुरभि उस ऋषि को धन्यवाद करती है और वापस अपने ससुराल चली जाती है। उसकी सास रोमा भी अपने गलत व्यवहार के लिए सुरभि से माफी मांगती है। सुरभि भी सब कुछ भुलाकर अपनी सास को भी माफ कर देती है। उसके बाद सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है और सौरभ का बिजनेस भी दिन दुगुना और रात चौगुना तरक्की करने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।